कल अपन ने स्टैंडर्ड 5 सैम्पलिंग का तो 500 की सीरीज अपनी 100% कंप्लीट हो गई है। तो एक बार मैं फटाफट आपको रिकॉल कर देता हूँ पूरे स्टैंडर्ड को, कम से कम 1 आवर्स में। तो प्लीज़ इसको रिटेन करिएगा और इसके बाद अपना एक टेस्ट भी इसका होगा। क्योंकि 500 का इम्पोर्टेंस अपन देख चुके हैं कि एग्जाम में मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन जनरली इस सीरीज से इंस्टीट्यूट पूछती है। तो कम से कम इसका वेटेज 10 से लेकर 12 मार्क्स का तो गारंटी है हर एग्जाम में आपको मिलेगा 500 की सीरीज। 500 का पहला जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में है, जिसमें एविडेंस की मीनिंग दी गई है, एविडेंस के टाइप दिए गए हैं और एविडेंस कैसे लेना है उसके बारे में कुछ मेथड दिए गए हैं। तो फर्स्ट, ऑडिट एविडेंस बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है, ऑब्टेन करता है टू अराइव इन कंक्लूजन टू विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। ऑडिट एविडेंस दो जगह से ऑडिटर को मिल सकते हैं, एक तो कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिल सकती है और दूसरा इंफॉर्मेशन अदर सोर्स से मिल सकती है, लाइक मिनट्स बुक हो गई, लाइक एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो गई। इन सभी से भी ऑडिटर को एविडेंस मिल सकते हैं। तो एविडेंस के जनरली दो सोर्स होते हैं। फर्स्ट इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लाइक कंपनी का इन्वेंट्री रजिस्टर हो गया, सेल बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, इनवॉइस हो गए, और अदर सोर्स से भी ऑडिटर को एविडेंस मिल सकते हैं। ऑडिटर को ऐसी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन और परफॉर्म करनी है जिससे कि ऑडिटर एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेवल का एविडेंस ले सके। सफिशिएंसी का मतलब है कि ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी से रिलेटेड, मतलब कितनी क्वांटिटी में एविडेंस लेने किसी असर्शन के बारे में, ज्यादा क्वांटिटी में लेना है कि कम क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है। मेनली 3 फैक्टर मैंने यहां पर अलग से आपको लिखवाए थे। पहला, रिस्क कितना है उस आइटम में रिस्क कितना है। दूसरा, मटेरियलिटी ऑफ आइटम, वो आइटम यूजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑडिटर को ज्यादा क्वांटिटी में क्या लेने पड़ेंगे, एविडेंस। और थर्ड इज द साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस साइज के कितने बड़े पॉपुलेशन है और उसका वो सिमिलर रेंज के हैं कि डिफरेंट रेंज के हैं, डाइवर्सिफाई है, उस पर डिपेंड करता है सफिशिएंसी। और लास्ट एक और पॉइंट था, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपने क्वालिटी के नेचर के एविडेंस ले लिए तो आप क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी दो चीजों से मेजर होती है, रेलिवेंसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब इसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचर के बेसिस पर और दूसरा सोर्स के बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर ऑडिट एविडेंस रिटन हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं और ओरल हो सकते हैं। ओरल और डॉक्यूमेंट्री मतलब विजुअल हो सकते हैं, और सोर्स के बेसिस पर एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस है, नेचर के बेसिस पर और सोर्स के बेसिस पर। अगर मैं देखूं रिलायबिलिटी, तो नेचर के बेसिस पर रिटन एविडेंस मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू द ओरल, और सोर्स के बेसिस पर देखूं तो एक्सटर्नल मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू द इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस। अब सेकंड कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना पड़ता है एज ए एविडेंस, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया है फॉर द असिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक हो गया एक्चुअरी हो गया, वैल्यूअर हो गया, है ना। ये सभी एक्सपर्ट हो गए जिनको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या एक्सपर्ट की जो काम है, एक्सपर्ट का जो वर्क है, क्या उसके बेसिस पर क्या अपनी ओपिनियन दे सकता है क्या। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी के भी काम को आप ब्लाइंडली रिलाय नहीं कर सकते हैं, आपको उसके वर्क को
थोड़ा बहुत तो चेक करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे ये बोलता है कि कम से कम आपको 3 काम करने पड़ेंगे अगर आपको एक्सपर्ट के वर्क को अगर एज ए एविडेंस के रूप में यूज करना है। द फर्स्ट वन इज द आपको उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है कि एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं, केपेबल पर्सन है कि नहीं, और उसका ऑब्जेक्ट बायस तो नहीं है। और दूसरा, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसने अपने काम में क्या क्या किया है, उसने कौन से डेटा यूज किए हैं अपने काम में, उसने क्या क्या एजम्पशन ली है, उसने क्या क्या मेथड यूज किया है, ये ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और लास्ट इज द ऑडिटर को फिर इवैल्यूएट करना है कि वाकई में उसका काम एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो ऑडिटर उसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकता है। अब उसके बाद यही दिया गया कि ऑडिटर को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है और वो एक्सपर्ट का ऑब्जेक्ट अनबायस है। तो ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस है या ऑडिटर ने डिस्कस किया एक्सपर्ट के साथ, ये सभी पॉइंट दिए गए थे। और फाइनली ऑडिटर को एविडेंस लेने के जो मेथड होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आरओआई को इंस्पेक्शन करके एआरसी लेना है, आरओआई को इंस्पेक्शन करके एआरसी लेना, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप की होती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एसए 315 और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर एसए 330। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, फर्स्ट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज द टेस्ट ऑफ डिटेल करना और सेकेंड इज द एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। टेस्ट ऑफ डिटेल करना और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, दैट्स ए सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिटर को नेसेसरी एविडेंस मिलते हैं। और ये प्रोसीजर परफॉर्म करते समय ऑडिटर कुछ मेथड का यूज करता है, टूल्स का यूज करता है, टेक्निक्स का यूज करता है, जिसको अपन बोलते हैं मेथड टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। और वो मेथड है आरओआई को इंस्पेक्शन करके एआरसी लेना, मतलब रिकम्प्यूटेशन, रिकैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि कंपनी ने जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया, वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन करना, लुकिंग इनटू द प्रोसेस। अगर कंपनी में कोई काम हो रहा है, ऑडिटर वहां पर जाकर खड़े होकर देख रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, लुकिंग इनटू ए प्रोसेस बीइंग परफॉर्म बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन के बाद है री परफॉर्मेंस। ऑब्जर्वेशन के बाद इंक्वायरी करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी का मतलब होता है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल टू द एंटिटी। इंक्वायरी ऑडिटर एक्सटेंसिवली यूज करता है थ्रू आउट द ऑडिट। ऑडिटर इंक्वायरी अगर फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। अगर इनफॉर्मल है तो ऑडिटर मे कंसीडर टू ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू सपोर्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द इंक्वायरी। इंक्वायरी कभी कभी ऑडिटर को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विच वाज नॉट प्रीवियसली possessed by the auditor, or sometime provide a more corroborative audit information, and sometime inquiry may lead to auditor to modify his opinion or to perform the additional audit procedure, or sometime inquiry may lead to the auditor to provide the information which was inconsistent with the other information obtained by the auditor। इंक्वायरी के बाद अपन इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन दो चीजों का होता है, याद रखिएगा। एक इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का, लाइक सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, और फिजिकल एसेट को चेक करना, लाइक इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना इज कॉल्ड द इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट्स। उसके बाद ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जो बहुत यूजफुल रहती है ऑडिटर के लिए, बहुत इफेक्टिव रहती है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना बाय एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना इज कॉल्ड द एनालिटिकल प्रोसीजर। और उसके बाद ऑडिटर री परफॉर्मेंस करता है, मतलब एक काम जो ऑलरेडी एंटिटी ने परफॉर्म कर लिया है, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली उस काम को एग्जीक्यूट करता है फिर से उसको एग्जाम वेरीफाई करने के लिए। एग्जांपल कि ऑडिटर टेस्ट काउंटिंग कर रहा है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को फिर ऑडिटर अपने हाथों से काउंटिंग कर रहा है, दैट्स ए कॉल्ड द री परफॉर्मेंस। क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट के एम्प्लॉय लोग काउंट कर चुके हैं, ऑडिटर फिर से उसे इंडिपेंडेंटली काउंट कर रहा है, दैट्स ए कॉल्ड द री परफॉर्मेंस। और लास्ट इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दैट मींस डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस लेना फ्रॉम द थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी मेड विद द
in respect of information requested to the third party. That's a method for obtaining the audit evidence. और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलायबिलिटी. कौन से एविडेंस मोर रिलायबल माने जाएंगे? तो एक्सटर्नली जनरेटेड एविडेंस मोर रिलायबल माने जाएंगे अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्स से लिए हैं आउटसाइड. नेक्स्ट, अगर इंटरनली एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है. और थर्ड इज द एविडेंस जो हमने डायरेक्टली लिए हैं वो मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्टली ऑब्टेन. और एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू एविडेंस ऑब्टेन ओरली. और लास्ट इज द ओरिजिनल कॉपी मोर रिलायबल होगी इन कंपैरिजन टू द फोटो कॉपी, फिल्म कॉपी, डिजिटल कॉपी. ये इज इन कंपैरिजन टू द फोटो कॉपी. दैट्स ए रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ द ऑडिट एविडेंस. और लास्ट कंसेप्ट कि मुझे एक्सपर्ट के वर्क पर कितनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है. मतलब मुझे एक्सपर्ट के वर्क को कितना ज़्यादा इवैल्यूट करना है. डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट का जो वर्क है क्या वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, क्या उसके वर्क में रिस्क ज़्यादा है, क्या उसके वर्क के बारे में एविडेंस लेने के अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल है क्या. अगर हैं तो मुझे उसके वर्क को कम चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इसको नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट. क्या एक्सपर्ट के वर्क में कोई मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा के रखी है क्या उसका ऑब्जेक्ट बायस है क्या. तो ये ऑडिटर को हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि मुझे कितना उसके वर्क को इवैल्यूएट करना है. नेक्स्ट फैक्टर कि क्या एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है कि आउटसाइड पार्टी है. नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है एक्सपर्ट के वर्क पर, एक्सपर्ट के वर्क को कितना इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट, क्या एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. क्या एक्सपर्ट पर भी कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं क्या. नेक्स्ट इज कि ऑडिटर का नॉलेज और एक्सपीरियंस, ऑडिटर का पर्सनल नॉलेज है, उसका पर्सनल नॉलेज है प्रीवियस एक्सपर्ट के वर्क का. और लास्ट इज द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क. ऑडिटर ने लास्ट ईयर भी एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया था और उसका वर्क बहुत रिलायबल निकला था. तो इस केस में ऑडिटर इस साल हो सकता है कि उसके वर्क पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना करे. तो दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू द एक्सपर्ट वर्क. तो ये ओवरऑल ऐसे 500 कंप्लीट हो जाता है. फाइनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, एक्सपर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड 501. बेसिकली 501 भी एक ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड है जिसमें कुछ स्पेशल कंसीडरेशन देना होगा ऑडिटर को सेलेक्टेड आइटम के बारे में. 3 आइटम इस ऐसे में दिए गए हैं: इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम और सेगमेंट इंफॉर्मेशन. ऑडिटर को इन 3 मैटर के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने होंगे. इन्वेंट्री के बारे में 2 चीजों के बारे में, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री वाकई में एग्जिस्ट है कि नहीं और वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं. कंप्लीटनेस, लिटिगेशन क्लेम के बारे में कंप्लीटनेस की सभी लिटिगेशन क्लेम आइडेंटिफाई हो गए हैं कि नहीं और उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज और अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं. और सेगमेंट इंफॉर्मेशन, अगर कंपनी बिजनेस वाइज रिपोर्टिंग कर रही है, AS 17 हो गया, इंड AS 108 हो गया, तो इस केस में ऑडिटर को एविडेंस लेने हैं कि उसका जो डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन है वो एज पर FRF है कि नहीं है. सबसे मेन पॉइंट इन्वेंट्री के बारे में, अगर कंपनी के लिए इन्वेंट्री मटेरियल है, बहुत बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर को कंपलसरी है कि ऑडिटर को एविडेंस लेना पड़ेगा एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में. और वो कैसे लेगा? अटेन द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बैलेंस शीट डेट में, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अगर पॉसिबल नहीं है बैलेंस शीट डेट में जाना अटेन करना तो अल्टरनेटिव डेट में जाएगा. अदरवाइज अगर कोशिश करेगा कि ऑडिटर सेल अटेन द फिजिकल काउंट प्रोसेस जिस दिन मैनेजमेंट काउंट कर रही है, जनरली बैलेंस शीट डेट, और वहां पर जाकर ऑडिटर को ये 5 काम करने होंगे. पहला, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होगा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल काउंट प्रोसेस. यानी कि मैनेजमेंट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर दे के रखे हैं, क्या क्या अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, प्रोसीजर क्या बना के रखी है फिजिकल काउंट प्रोसेस करने के लिए. कंपनी अपने इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट प्रोसेस करने के लिए क्या क्या पॉलिसी बना के रखी है, ऑडिटर उसको इवैल्यूएट करेगा. सेकेंड, ऑडिटर
देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जब एंटिटी काउंट करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉय काउंट करेंगे, तो मैनेजमेंट प्रोसीजर को काउंट ऑब्जर्व करेगा कि कंपनी सही काउंटिंग कर रही है कि नहीं, सही प्रोसीजर अप्लाई कर रही है कि नहीं। फिर ऑडिटर कुछ इन्वेंट्री को इंस्पेक्शन करेगा कंडीशन चेक करने के लिए कि प्रॉपर कंडीशन में इन्वेंट्री है कि नहीं, और खुद इन्वेंट्री को टेस्ट काउंट करेगा, मतलब री परफॉर्मेंस करेगा। ऑडिटर कुछ इन्वेंट्री को टेस्ट काउंट करेगा वेरीफाई करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस। और फाइनली ऑडिटर देखेगा कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर बुक में जो इन्वेंट्री है उतनी इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं फिजिकल काउंट प्रोसेस के रिजल्ट में। जो फिजिकल काउंट के रिजल्ट से जो इन्वेंट्री रिजल्ट निकला है और जो बुक्स में इन्वेंट्री है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, इस पर ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। दैट्स ए मेन प्रोसीजर अंडर एसए 501 विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। अगर ऑडिटर बैलेंस शीट डेट में नहीं जा पा रहा है तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव डेट में फिजिकल काउंट प्रोसेस अटेंड करना होगा और परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई वेदर द जो चेंज हुआ है इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट से फिजिकल काउंट डेट तक उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया गया है कि नहीं। यानी कि जितने भी सेल परचेज हुए हैं बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च के बाद उसको प्रॉपरली बुक्स में अपडेट कर लिया गया है कि नहीं, जिसके बारे में ऑडिटर को एविडेंस लेना पड़ेगा। और उसके लिए एविडेंस क्या क्या ऑडिटर चेक करेगा, ये देखेगा कंपनी के यहाँ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन है कि नहीं, और वो रिलायबल है कि नहीं। और अगर कोई डिफरेंस आया है तो पूछेगा कि भैया आपके बुक्स में और फिजिकल काउंट में अगर कोई डिफरेंस आया है तो ऑडिटर उसके बारे में मैनेजमेंट से उसके रीजन को असर्टेन करेगा। अगर ऑडिटर अल्टरनेटिव डेट में भी अटेंड नहीं कर पा रहा है तो सम अदर अल्टरनेटिव डेट में अटेंड करेगा और वही चीज करेगा। ऑडिटर देखेगा कि चेंज इन इन्वेंट्री को प्रॉपरली एडजस्ट और रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। और अगर ऑडिटर के लिए इन्वेंट्री काउंट करना इम्प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन्वेंट्री काउंट में जाए, तो इस केस में ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होगा रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और कंडीशन। और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का एग्जांपल हो सकता है कि सब्सीक्वेंट सेल ऑफ द इन्वेंट्री। अगर उस इन्वेंट्री को नेक्स्ट ईयर में सेल किया गया है तो ऑडिटर सेल के डॉक्यूमेंट चेक करके एविडेंस ले सकता है। और अगर वहां से भी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो इस केस में ऑडिटर को मजबूर होकर अपनी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाई एज पर एसए 705। अगर इन्वेंट्री थर्ड पर्सन के पास कस्टडी में है, कोल्ड स्टोरेज में है, वेयर हाउस में है, रेलवे के गोडाउन में है, तो ऑडिटर को एविडेंस लेना पड़ेगा इन्वेंट्री के बारे में। या तो कंफर्मेशन लेकर ऐसे 505 में जाकर कंफर्मेशन ले सकता है और अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ले सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर को थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पर डाउट लग रहा है कि वो सही कंफर्मेशन नहीं देगी, तो ऑडिटर या तो खुद अटेंड कर सकता है या अरेंज द अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टी फिजिकल, मतलब वो थर्ड पार्टी के यहाँ जाकर खुद इन्वेंट्री को काउंट या दूसरे सीए को अरेंज कर सकता है, या सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट ले सकता है, या इंस्पेक्शन द डॉक्यूमेंट लाइक वेयर हाउस रिसिप्ट, ये सभी चेक करके वो एविडेंस ले सकता है। तो ये इन्वेंट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है लिटिगेशन क्लेम के बारे में एविडेंस लेना। आइयो यहां पर मुझे एविडेंस लेना है कंप्लीटनेस के बारे में कि मैनेजमेंट ने सभी लिटिगेशन क्लेम आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज कर दिए हैं कि नहीं, और वो एविडेंस मैं कैसे लूंगा, उसके लिए मुझे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करनी होगी। इंक्वायरी मैनेजमेंट और अदर पर्सनल जो कंपनी के इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट होगा उससे इंक्वायरी करूंगा कि भाई आप बताइए कि कौन कौन से लीगल केस पेंडिंग चल रहे हैं आपके अगेंस्ट में। दूसरा, ऑडिटर रिव्यू करेगा मिनट्स बुक जरूर, क्योंकि जितने भी लीगल केस होते हैं ना उसका डिस्कशन जरूर होता है मीटिंग में। तो ऑडिटर जितने भी साल भर में मीटिंग हुई होगी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की उसको जरूर रिव्यू करेगा। और कॉरेस्पॉन्डेंस कंपनी का जो कम्युनिकेशन हुआ होगा उसको रिव्यू, लेटर जो लेटर इशू हुए होंगे एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में, मतलब कंपनी का जो एक्सटर्नल एडवोकेट है उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ होगा ऑडिटर उस कम्युनिकेशन को रिव्यू करेगा। और थर्ड इज द लीगल एक्सपेंस को डिटेल में चेक करेगा, क्योंकि वहां से क्लू मिल सकता है कि हो सकता है कोई लिटिगेशन क्लेम जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है वहां से ऑडिटर को नया लिटिगेशन क्लेम आइडेंटिफाई हो सकता है। और अगर ऑडिटर को डाउट लग रहा है किसी आइटम में लिटिगेशन क्लेम पेंडिंग होने का डाउट लग रहा है, जो कि डाउट लग रहा है, अभी रिस्क लग
लग रहा है कि हो सकता है इस आइटम में लिटिगेशन क्लेम पेंडिंग हो, तो ऑडिटर को अब डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, कंपनी के एक्सटर्नल लीगल काउंसलर से डायरेक्टली बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर अगर इसको एक्सटर्नल लीगल काउंसलर को अगर उसकी प्रोफेशनल बॉडी लाइक बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ लॉयर अगर प्रोहिबिट करती है, उसको कम्युनिकेट करने से, बातचीत करने से इसको मना करती है, या कोई लॉ उसको मना करता है, तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेने पड़ेंगे। और अगर वहां से भी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, या मैनेजमेंट ऑडिटर को मना कर रही है कि मत कम्युनिकेट करो हमारे लॉयर से, या फिर ऑडिटर एक्सटर्नल जो लीगल एडवोकेट है वो रिफ्यूज कर रहा है, इंफॉर्मेशन जानबूझकर नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्या कर देगा, मॉडिफाई एज पर एसए 705। और फाइनली भाइयों, हमको एक WRL 580 में जाकर ले लेना चाहिए मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ऑडिटर को लिख कर देगी कि भैया हमने जितने लिटिगेशन क्लेम है आपको बता दिए हैं, और उसको अप्रोप्रिएटली या तो प्रोविजन बना दिया है, या उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज कर दिया गया है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसमें हमारा काम ये रहेगा कि जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंटेशन किया गया है और जो डिस्क्लोजर रिक्वायर है एज पर FRF, वो FRF के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। मैनेजमेंट भाइयों सेगमेंट रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करती है कि कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे, वो मेथड FRF में दिए हुए रहते हैं। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो मेथड अडॉप्ट किए है सेगमेंट रिपोर्टिंग करने से, उस मेथड से जो एएस में रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। जो भी वाट एवर मेथड हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कंपनी, सच मेथड आर लाइकली टू रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन एज पर द एप्लीकेबल FRF। और इससे क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर क्या क्या एग्जाम्पल ऑफ द मैटर, जो ऑडिटर ये अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या जो मैनेजमेंट ने जो मेथड अडॉप्ट किया है सेगमेंट रिपोर्टिंग करने का, क्या उससे जो डिस्क्लोजर हो रहा है वो एज पर FRF हो रहे हैं कि नहीं। इसके 4 एग्जाम्पल बताइए। तो 4 एग्जाम्पल जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहला कि भाई आप जो भी मेथड अडॉप्ट करो उस मेथड से रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि जो इंटर सेगमेंट सेल हुए हैं वो सेपरेटली डिस्क्लोजर होने चाहिए, और एलिमिनेशन का भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। एग्जांपल ABC 3 बिजनेस है, ए ने बी को सेल किया था, तो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए कि कितना ए ने बी को सेल किया था, और उसका एलिमिनेशन होना चाहिए। टोटल सेल से आपको इसको माइनस करना है, क्योंकि ये आउटसाइड सेल नहीं हुआ है, इंटरनली सेल हुआ है। तो आपको जो भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए कि इंटर सेगमेंट जो ट्रांसफर हुए हैं और एलिमिनेशन उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर देनी है जिससे हम डेटा कंपेयर कर सके, लाइक जीपी, एनपी हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, जीपी हो गया, डेटर हो गया, सेल हो गया। ये फिगर आपको जरूर डिस्क्लोज करनी है जिससे हम कंपैरिजन कर सके विथ बजट से या एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कंप्यूट कर सके। तो आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन में ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जरूर दो, चाहे कोई भी मेथड अडॉप्ट करो। और तीसरा, एलोकेशन ऑफ एसेट अमंग द सेगमेंट। अगर सेगमेंट के बीच में एसेट एलोकेशन या कॉस्ट शेयरिंग हुई है, अगर कॉमन कॉस्ट लगी है और वो सेगमेंट के बीच में शेयरिंग हुआ है, तो उसका एलोकेशन कैसे हुआ है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। और लास्ट इज द कि लास्ट ईयर अगर 3 बिजनेस सेगमेंट थे, रिपोर्टेबल सेगमेंट 3 बिजनेस थे, तो इस साल भी लगभग वो 3 बिजनेस जरूर आने चाहिए रिपोर्ट में। अगर नहीं आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी है, तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड और एडवोकेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंसी है, लाइक इस साल हमने केवल 2 ही सेगमेंट रिपोर्ट किए हैं, ए सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं किया है, तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमने इस साल केवल 2 ही सेगमेंट डिस्क्लोज किए हैं, थर्ड सेगमेंट इस रीजन की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। यहां पर ऐसे 501 खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस लेना फ्रॉम द थर्ड पार्टी से, जो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, अदर मीडिया लाइक ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है।
एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स देगी ऑल केस वेदर एग्री और डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। और निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब एक ऐसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जिसमें थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स देगी ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, देयरफॉर ये लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है। जनरली ऑडिटर को इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑडिटर में यूज द निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। 5 कंडीशन है कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लेस है, नेक्स्ट अगर ऑडिटर को लग रहा है कंट्रोल इफेक्टिव है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, थर्ड इज द ऑडिटर को लग रहा है कि जो पॉपुलेशन में आइटम है वो सिमिलर टाइप के हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम है, स्मॉल अकाउंट बैलेंस है, होमोजीनियस है, नेक्स्ट लो एक्सपेक्टेड एरर, गलती होने के चांसेस कम है, और लास्ट ऑडिटर के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो ऑडिटर को ये बिलीव करने में मजबूर करे कि थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड करेगी ऑडिटर के रिक्वेस्ट को। यानी ऑडिटर हैज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉज दैट रिसिपिएंट ऑफ द कंफर्मेशन निगेटिव टू डिसरिगार्ड द ऑडिटर रिक्वेस्ट। यानी कि ऑडिटर को ये लग रहा है कि जरूर थर्ड पार्टी अगर डिसएग्री होगी तो जरूर वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स। भाइयों एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमें याद रखिएगा केवल अकाउंट बैलेंस के लिए ही सूटेबल नहीं है, अकाउंट बैलेंस के लिए तो है ही सूटेबल, लाइक डेटर क्रेडिटर लोन बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, साथ में ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को भी वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक कंपनी ने अगर कोई एग्रीमेंट किया है थर्ड पार्टी के साथ, ऑडिटर को डाउट लग रहा है कि वो एग्रीमेंट फेक लग रहा है या उस एग्रीमेंट की टर्म्स हमें चेंज लग रही है कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर चेंज कर दिया है, तो ऑडिटर उस एग्रीमेंट के टर्म्स को वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली थर्ड पर्सन से क्या ले सकता है, कंफर्मेशन ले सकता है। हमें कंफर्मेशन का यूज जो दिसंबर 21 का पेपर में आया था, ये 330 में दिया हुआ है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नॉर्मली हम इस ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट मानते हैं। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट मानते हैं, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट है ये, टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट है ये, है ना। सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर में दो प्रोसीजर होती है भाइयों, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट होता है। और जनरली ऑडिटर इसी का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए ऑडिटर 3 फैक्टर जरूर कंसीडर करेगा। पहला फैक्टर देखेगा नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी को उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज ही नहीं है तो हमें कंफर्मेशन लेने का कोई मतलब नहीं है, वो कंफर्मेशन अगर रिस्पॉन्स आता भी है तो वो अनरिलायबल माना जाएगा। सेकेंड इज द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द थर्ड पार्टी, अपने को थर्ड पार्टी की एबिलिटी भी देख लेनी चाहिए कि थर्ड पार्टी क्या उस कंफर्मेशन को रिस्पांस देने में एबल या विलिंगनेस वो रेडी है कि नहीं। अगर हमें लग रहा है पिछले 3 साल से हम बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो इस साल मत यूज करो भाई, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आने वाला है। और तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी कंपनी का रिलेटेड पार्टी है, कनेक्टेड पार्टी है, तो कंफर्मेशन मत यूज करो, क्योंकि उसका रिस्पांस कभी भी रिलायबल नहीं माना जाएगा। तो ये 3 फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए वेदर टू यूज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन और नॉट। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर हमें यूज करना है तो हमें 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमें ईसी चाहिए, डेटर के लिए चाहिए, क्रेडिटर के लिए चाहिए, लोन बैलेंस के लिए चाहिए, किस आइटम के लिए चाहिए वो डिसाइड करो। सेकेंड इज द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, मतलब एड्रेसी, किसको मैं एड्रेस करूं जिससे मुझे उससे रिस्पॉन्स मिल जाए, जिससे मुझे उससे रिस्पॉन्स मिल जाए। तीसरा, मुझे अब कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना है, कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना है, कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना है। इसके लिए फैक्टर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या फैक्टर कैसे डिजाइन करूंगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा असर्शन बीइंग एड्रेस, किस असर्शन, कंप्लीटनेस के बारे में लेना है, वैल्यूशन के बारे में लेना है, किसके बारे में लेना है, एविडेंस। सेकंड, रिस्क कितना है, अगर रिस्क ज्यादा है तो हमेशा पॉजिटिव डिजाइन करो, अगर रिस्क कम है तो आप चाहो तो क्या डिजाइन कर सकते हो, निगेटिव कंफर्मेशन। लेआउट प्रेजेंटेशन, एंटिटी के लेटर हेड में दूं या ब्लैंक मतलब बिना लेटर
लेटर हेड के दूं, लेआउट क्या होगा। नेक्स्ट प्रायर एक्सपीरियंस भी देखो कि लास्ट ईयर मैंने क्या यूज किया था, वही फॉर्म वही मैनर डिजाइन करो। नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि मैं ईमेल के थ्रू कर रहा हूं, पोस्ट के थ्रू कर रहा हूं, हैंड डिलीवरी कर रहा हूं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन या आइडियो कंफर्मेशन आएगा कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट दो मैनेजमेंट के पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्या थर्ड पार्टी को इंकरेज कर रही है कि नहीं टू रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर, और थर्ड पार्टी की एबिलिटी को भी कंसीडर करो, थर्ड पार्टी की एबिलिटी को भी कंसीडर। इसका मैंने एक लैंग्वेज का एग्जांपल आपको दिया था अभी, लैंग्वेज कि मैं कंफर्मेशन उड़ीसा में भेजना चाहता हूं भाइयों, और वहां का जो बंदा है जो थर्ड पार्टी है उसको केवल यही लैंग्वेज आती है, तो मैं अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज भेजूंगा ना तो जनरली मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो मेरे को थर्ड पार्टी की एबिलिटी भी देख लेनी चाहिए, उसके बाद कंफर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना चाहिए। और लास्ट इज द सेंड कर दो रिक्वेस्ट और उससे फॉलो अप करो। लास्ट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी खत्म हो रहा है ये, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट रिफ्यूजल। ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, 3 पॉइंट। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रही है कि मत लो कंफर्मेशन, रिफ्यूज कर रही है, तो ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट से रीजन पूछना है रिफ्यूजल का, और असेस द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ रिफ्यूजल रीजन। ऑडिटर को असेस करना है कि जो रीजन है वो वैलिड है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं, और तुरंत ऑडिटर को देखना है कि रिफ्यूजल का इंपैक्ट, कि अगर मैं कंफर्मेशन नहीं ले पाया तो क्या उस आइटम में रिस्क बढ़ जाएगा क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड आल्सो ऑन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। और फाइनली अगर ऑडिटर को लग रहा है रीजन रीजनेबल है तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना है। लेकिन अगर ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऑडिटर को रीजन अनरीजनेबल लगा था, तो ऑडिटर इस केस में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा और पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, दैट मींस ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा एज पर एसए 705। फिर जर्नल पॉइंट दिए गए कि रिजल्ट आ गया कि मेरे को डाउट लग रहा है रिलायबिलिटी में, तो और मेहनत करो, ज़्यादा एविडेंस लो रिजॉल्व करने के। रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो। मैंने थर्ड पार्टी को भेजा था कंफर्मेशन, 10 दिन हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बैठना नहीं है, अब अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो एविडेंस लेने के लिए। रिस्पॉन्स नहीं आया, परफॉर्म वही अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन नहीं आया रिस्पॉन्स, और ऑडिटर को लग रहा था जरूरी है मेरे को उससे क्या लेना चाहिए रिस्पॉन्स, और अल्टरनेटिव से भी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस केस में ऑडिटर रिपोर्ट क्या कर देगा, मॉडिफाई। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। जब भी ऑडिटर फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट की ऑडिट करेगा तो उसे ये ऐसे फॉलो करना होगा 510। इस ऐसे में ऑडिटर को 3 मैटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ओपनिंग बैलेंस के बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, और अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी तो एक बार लास्ट ईयर की रिपोर्ट को रीड कर लेना है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला जो मेन है, जिससे मेन क्वेश्चन उसी से आता है 99% क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस। ऑडिटर को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट ईयर को इफेक्ट करे। वो कैसे लेगा, सबसे पहले ऑडिटर को रीड करना है, याद रखिएगा, रीड द लेटेस्ट मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, प्रीडिसर ऑडिटर रिपोर्ट लास्ट ईयर और अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस। फिर ऑडिटर को एविडेंस लेने की कोई गलती तो नहीं है जो करंट ईयर को इफेक्ट करे ओपनिंग बैलेंस में, और वो कैसे लेगा, पहला ये देखेगा डिटरमाइन वेदर लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट ईयर, और वेयर appropriate adjustment has been made as a prior period item in the current year profit and loss account, कि प्रॉपर एडजस्टमेंट किया गया है कि नहीं पीएल अकाउंट में प्रायर पीरियड लास्ट ईयर के एरर और ओमिशन। दूसरा, ऑडिटर को देखना है कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है वो अप्रोप्रिएटली है कि नहीं, सही पॉलिसी अप्लाई हुई है कि नहीं। तीसरा, ऑडिटर को 1 और मोर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। पहला, ऑडिटर सेल परस्यू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन। सेकेंड, ऑडिटर सेल डिटरमाइन वेदर करेंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड ए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और थर्ड, कि परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। और अगर ऑडिटर को कोई ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट मिल जाता है तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये डिटरमाइन
डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर सच मिस्टेक इफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर इफेक्ट हो रहा है तो ऑडिटर सेल कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट और TCWG एज पर SA 450 करेक्शन करने के लिए कि इस गलती को अप्रोप्रिएटली आप रेक्टिफाई करो। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की रिपोर्टिंग। ओपनिंग बैलेंस के बारे में दो रिपोर्टिंग है। एक तो ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑडिटर को नहीं दे रही है। अब नहीं दे रही है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस सही है कि नहीं? तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑन स्कोप हो गया, ऑडिटर या तो क्वालिफाई या फिर क्या कर देगा, डिस्क्लेमर। और अगर ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के बारे में मिस स्टेटमेंट मिल गया है, गलती मिल गई है, एविडेंस मिल गए हैं और मैनेजमेंट ने उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं किया है, मतलब उसे अप्रोप्रिएटली PPI के रूप में डिस्क्लोज नहीं किया है प्रायर पीरियड आइटम, तो इस केस में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को या तो क्वालिफाई या फिर रिवर्स कर देगा। बस ये ऐसे में इतनी ही बात है, फिर कुछ बचता नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी में देखना है, ऑडिटर को एविडेंस लेना है कि कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है कि नहीं, और अगर कोई चेंज हुआ है तो अकाउंटिंग पॉलिसी का एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर FRF किया गया है कि नहीं। और प्रीडिसर ऑडिटर रिपोर्ट, अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट याद रखना क्या हुई थी, मॉडिफाई, तो ऑडिटर उस मैटर, सपोज लास्ट ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ था या गलत चार्ज हुआ था, तो ऑडिटर ना इस साल देखेगा कि इस साल भी हो सकता है मैनेजमेंट ने डेप्रीसिएशन या तो चार्ज ना किया हो या फिर क्या किया हो, गलत। तो ऑडिटर उस मैटर में रिस्क असेसमेंट करते समय कंसीडर करेगा लास्ट ईयर की मॉडिफिकेशन की, इस साल भी हो सकता है गलतियां हो। और रिपोर्टिंग में दिया गया कि अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी और वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया है, और वो करेंट ईयर को भी इफेक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर करेंट ईयर की रिपोर्ट को भी क्या कर देगा, मॉडी। That's a standard 510. Next is standard 520, analytical procedure. एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन करना है हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, GP का इवैल्यूएशन करना है, नेट प्रॉफिट का इवैल्यूएशन करना है, डेटर कैसे सही है कि नहीं, डेटर कवरेज रेशियो हो गया, कलेक्शन पीरियड सही है कि नहीं, ये सब के बारे में इवैल्यूएशन करना है बाय एनालिसिस करके रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और यहीं पर खत्म नहीं होता, इट आल्सो इनकम्पास इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन करना, अगर ऑडिटर को अनयूजुअल फ्लक्चुएशन मिलता है या फिर ऑडिटर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो सिग्निफिकेंट डिफर है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, जितना होना चाहिए उससे एक्चुअल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑडिटर उस मैटर को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन। भाइयों एनालिटिकल प्रोसीजर याद रखना केवल एक ही टाइम में परफॉर्म नहीं होती, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाती है। प्लानिंग के समय भी परफॉर्म करता है, ये तो मेन, क्योंकि इसके बेसिस पर ऑडिटर डिसाइड करता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा ड्यूरिंग द सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट ही है, क्योंकि अभी अपन पढ़े ऑडिट प्रोसीजर में दो प्रोसीजर होती है, सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर, उसके अंदर दो, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज करता है ड्यूरिंग द फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए पर्पज। और तीसरा एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिटर पूरी ऑडिट खत्म कर दिया, उसके बाद फाइनली जब वो रिपोर्ट बना रहा है फाइनल, तो एक बार ओवरऑल फिर से रेशियो निकाल कर देखता है, फिर से सभी चीज रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके देखता है। पर्पज है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ऑडिटर ने एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली है, नॉलेज लिया, उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं। एग्जांपल, हमने जब ऑडिट की थी तो मैनेजमेंट से हमने पूछा, बहुत लोगों से पूछा कि भैया आपके यहाँ डेटर का कलेक्शन पीरियड क्या रहता है, तो मैनेजमेंट बोलती है दो महीने, एवरेज हमारे यहाँ 2 महीने का कलेक्शन रहता है, मतलब 2 महीने बाद सभी डेटर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट, एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है। जब मैंने फाइनली बैलेंस शीट पूरी साइन करने के लिए जब बैठा, देखा डेटर कलेक्शन पीरियड फाइनल निकाला और यहाँ पर निकल रहा है 3.5 महीना, यानी कि जो ऑडिटर ने नॉलेज लिया और जो फाइनल जो दिख रहा है बैलेंस शीट, दोनों में क्या हो रही है, इनकंसिस्टेंट। अब ऑडिटर हड़बड़ी नहीं करेगा ओपिनियन देने में, अब ऑडिटर थोड़ा रुक जाएगा, सांस लेगा, और अब मोर ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, परफॉर्म।
डेटर के बारे में कि कहीं ना कहीं डेटर या सेल में कहीं ना कहीं क्या हो सकती है गलती। एनालिटिकल प्रोसीजर में ऑडिटर बेसिकली रेशियो एनालिसिस करता है, जिसको अपन बोलते हैं रिलेशनशिप अमॉन्ग द फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप, लाइक जीपी अपॉन नेट प्रॉफिट, जीपी अपॉन सेल, ये रिलेशनशिप बनाया उसने किसके बीच में, दोनों में कौन सी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में उसने रिलेशनशिप बनाया। एग्जांपल कि कंपनी ने रेंट लिया है, स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई स्क्वायर पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई रेट, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई रिलेशनशिप इक्वल टू क्या निकल गया, रेंट। अब जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज करेगा तो ऑडिटर को चार चीजें कंसीडर करनी है यूज करते समय। पहला SRED, न्यूमेनिक है SRED। एस का मतलब सुटेबिलिटी ऑफ यूज, क्योंकि मैंने बताया था कि सैप हर आइटम में परफॉर्म करना सुटेबल नहीं होता है। सैप की सूटेबिलिटी डिपेंड करती है भाइयों आपके पास सबसे पहले क्या अवेलेबल होना चाहिए डेट। अब देखो आप बहुत सारी कंपनी में आप जीपी कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रॉपरली बाइफरकेट नहीं करके रखती है। तो जीपी रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मेरे पास क्या नहीं रहेगा, जीपी डेटा अवेलेबल होने चाहिए। और जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन मतलब डेटा जितने अंदर के इनसाइट मतलब जितने ज्यादा गहराई तक डेटा मिलेंगे अंदर के डेटा, उतना ज्यादा सैप सूटेबल रहेगा। सैप हमेशा इस आइटम में ज्यादा सूटेबल होता है पीएल अकाउंट के आइटम में, क्योंकि ये साल भर के होते हैं, बैलेंस शीट के आइटम केवल एक दिन के होते हैं एज ऑन डेट। सैप हमेशा सूटेबल होता है ऐसे आइटम जो रूटीन नेचर के हैं और जो क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, उस पर सूटेबल होता है। जो नॉन रूटीन नेचर के हैं उस पर सैप परफॉर्म करना सूटेबल नहीं है। और लास्ट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ असर्शन, सैप हर असर्शन के लिए सूटेबल नहीं है, ध्यान रखना, इससे एमसीक्यू आता है। लाइक सैप इज नॉट सूटेबल फॉर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, सैप इज नॉट सूटेबल टू वेरीफाई द ऑनरशिप। अब मैं सूटेबिलिटी डिसाइड करने के बाद मैं अब देखूंगा कि भाई ठीक है सैप इसमें परफॉर्म करूंगा, तो साथ में देखूंगा कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी के लिए 4 पॉइंट आपको देखने हैं, SRCC, सोर्स ऑफ डेटा। अगर आपको इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स से डेटा मिल रहे हैं तो सैप का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इफेक्टिव आएगा। रेलिवेंसी ऑफ डेटा होना चाहिए, डेटा शुड बी रेलिवेंट, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए और कंट्रोल ओवर डेटा का प्रिपरेशन में इफेक्टिव कंट्रोल है, मेंटेनेंस में तो डेटा बहुत एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे और सैप का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। फिर ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा रिकॉर्डेड अमाउंट का। एक्सपेक्टेशन, ऑडिटर अपना एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा रिकॉर्डेड अमाउंट का कि भाई कंपनी ने साल भर में 1000 यूनिट सेल की है और एवरेज सेल प्राइस कंपनी का लगभग मैं मान रहा हूँ 100 रुपए होगा, तो लगभग सेल इतनी होनी चाहिए, सपोज 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन हो गया। अब ऑडिटर लास्ट में कंपेयर करेगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्चुअल रिकॉर्डेड अमाउंट से, और अगर डिफरेंस मटेरियल आता है तो ऑडिटर को उस मैटर को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट, मतलब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो याद रखना भाइयों ये 4 फॉर्म से SRED, और R का मतलब रिलायबिलिटी के लिए SRCC, सोर्स रेलिवेंसी, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द डेट। अब इन्वेस्टिगेशन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है अभी, है ना, सीए इंटर में भी आ चुका है, सीए फाइनल में भी आ चुका है। इन्वेस्टिगेशन ध्यान से लिखना है, लोग लिख नहीं पाते। और दो मेन पॉइंट है, जब भी अगर डिफरेंस आता है, क्या आता है, डिफरेंस। जीपी कंपनी का जो आया 4%, जबकि पूरी इंडस्ट्री मैं बाकी कॉम्पिटिटर को देखा सबके यहाँ जीपी 10% चल रहा है, हमारे यहाँ 4%। क्यों आया ऐसा, तुरंत किससे पूछूंगा मैं, तो पहला काम इंक्वायरी। और इंक्वायरी मैनेजमेंट ने जो रिप्लाई दिया ना, तो ऐसा नहीं है आंख बंद करके रिलाई करना है, मैनेजमेंट के रिप्लाई को के बारे में एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट ने जो रीजन बताया है उसके बारे में क्या लेना पड़ेगा, एविडेंस। और ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, क्या नहीं दे रही है, रीजन नहीं बता रही है, या मैनेजमेंट का रीजन ऑडिटर को लग रहा है कि क्या है, गलत लग रहा है, तो ऑडिटर को अब एडिशनल क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर। यही पॉइंट लिखा हुआ है। ये खत्म हो गया 520। 530 ऑडिट सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब बेसिकली
ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना टू लेस देन 100% ऑफ आइटम in the population in such a way that all sampling unit have a equal chances of its selection, और जो उसका कंक्लूजन आएगा वो अप्लाई करना टू द इंटायर। सैंपलिंग यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ऑडिटर को कुछ फैक्टर हेल्प करेंगे डिसाइड करने। मैंने कुछ फैक्टर आपको कल लिखवाए थे, 4 फैक्टर थे शायद। पहला मुझे देखना है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अगर कंपनी का साइज बहुत, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा, मजबूर हूं, सैंपलिंग करना ही पड़ेगा। सेकेंड इज द रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कैसा है कंपनी का। अगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, सैंपलिंग कर लो, कोई मतलब नहीं है पूरा चेक करने। तीसरा, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को कितना एश्योरेंस चाहिए। अगर बहुत हाई लेवल का एश्योरेंस चाहिए, सैंपलिंग कम यूज करो। और एक और पॉइंट था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितने रिलायबल है, कंपनी का जो सिस्टम है लाइक अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कितना रिलायबल है। अगर वो बहुत रिलायबल है तो हम सैंपलिंग ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब सैंपल यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल डिजाइन करना है, मतलब किस 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 आइटम में सैंपल यूज करना है कि नहीं, वो डिसाइड करो, पहला पॉइंट। फिर डिजाइन कर लिए तो अब सैंपल साइज डिसाइड करना है कि सैंपल साइज क्या रहेगा। और सैंपल साइज डिसाइड करने के 2 अप्रोच है, पहला स्टैटिस्टिकल और दूसरा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग टेक्निक, जिसमें आप सैंपल साइज डिसाइड कर सकते हैं और साथ में आप चाहो तो सैंपलिंग रिस्क भी क्या कर सकते हो, डिसाइड। यहां पर अपन मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाइयों, उसमें एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूला में अपन पुटअप करते हैं रिक्वायर्ड डेटा और उससे हमको सैंपल साइज निकल जाता है। ये मोर साइंटिफिक है, मोर ऑब्जेक्टिव है और मोर डिफेंसिबल है। सेकेंड इज द नॉन, ये पूरा जजमेंटल है, इसको अपन बोल सकते हैं बायस टेक्निक है भाई, ये पूरा जजमेंटल है, मतलब ऑडिटर अपने जजमेंट पर डिसाइड करेगा कि क्या सैंपल साइज होगा। सैंपलिंग रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है भाई। सैंपलिंग रिस्क का मतलब कि अगर मैंने 10 यूनिट को चेक करके जो कंक्लूजन दिया, अगर मैं वही ऑडिट प्रोसीजर पूरे 1000 यूनिट जो टोटल 1000 वाउचर पर परफॉर्म करता, उसमें जो कंक्लूजन आता अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसे बोलेंगे सैंपल। सैंपलिंग रिस्क 2 टाइप के गलत कंक्लूजन दे सकता है ऑडिट के दौरान। पहला कंक्लूजन कि ऑडिट की एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ सकता है और दूसरा ऑडिट की इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब ऑडिट की इफेक्टिवनेस पर कब इफेक्ट पड़ेगा, पहला पॉइंट, ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्ट किया, ऑडिटर को लग रहा है कंट्रोल आर द मोर इफेक्टिव सैंपल बेसिस, जबकि इनफैक्ट कंट्रोल आर नॉट मोर इफेक्टिव। एंड ड्यूरिंग द ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल करता है और ऑडिटर को लगता है देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बट एक्चुअली देयर इज ए, it will affect the effectiveness of audit. That means it may lead to the inappropriate opinion by the auditor. एंड सेकेंड इज द टेस्ट ऑफ सेकेंड, मतलब ऑडिट एफिशिएंसी, मतलब ऑडिटर को अननेसेसरी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जस्ट उसका रिवर्स, ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्ट किया, कमियां मिल गई, तो ऑडिटर कंक्लूड करता है कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव बट इन फैक्ट कंट्रोल आर द इफेक्टिव, अगर वो 100% चेकिंग करता। और सिमिलरली अगर ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ डिटेल किया, ऑडिटर को मिल गई गलती, ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया देयर इज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बट इन फैक्ट देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इट विल अफेक्ट द efficiency of the audit. That means it may lead to the unnecessary performance of additional audit work. अच्छा, नॉन सैंपलिंग रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एग्जांपल लिखवाए थे, याद रखना, अपनी सीट में नहीं दिए हुए थे। नॉन सैंपलिंग रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो सैंपलिंग की वजह से नहीं अराइज होता। एग्जांपल दिया था कल, ह्यूमन एरर, यानी कि स्टाफ लोगों ने गलत काम किया, भाई मैं कैसे पता चलेगा, सैंपलिंग रिस्क नहीं है। दूसरा एग्जांपल, गलत ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया हूं ऑडिट में, या मैं गलत एरोनियस इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर लिया, लाइक एग्जांपल दिया था कंफर्मेशन मिला था जो गलत था, मैंने उस पर क्या कर लिया, भरोसा। तो ये सभी एग्जांपल है नॉन सैंपलिंग रिस्क। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन टेक्निक आ गई सैंपलिंग सेलेक्ट करने की। अयो, जब पॉपुलेशन बहुत डाइवर्सिफाई नेचर के होते हैं, किस नेचर के, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई मतलब हेट्रोजीनियस, अलग अलग है। मतलब सपोज कंपनी में 1 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ तक के सेल हुई है, एक इनवॉइस 1 लाख का भी है, कुछ इनवॉइस 50 करोड़ के भी, बहुत डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन है। इस केस में ऑडिटर कोशिश करेगा कि इस पूरे पॉपुलेशन पर एक साथ सैंपल सेलेक्ट ना करे। सबसे पहले ऑडिटर इसको डिफरेंट सब पॉपुलेशन, डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड करेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। और फिर हर स्ट्रेटा से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर सैंपल्स यूनिट सेलेक्ट करेगा।
बेनिफिट ये है कि ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांसेस ऑफ, ऑल टाइप के डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन यूनिट होने के चांसेस इक्वल रहेंगे, दैट्स ए स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट दो वर्ड था टोलरेबल मिस स्टेटमेंट और टोलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। जो एग्जाम में आता है, टोलरेबल रेट ऑफ मतलब एक अमाउंट जो ऑडिटर ने सेट किया है कि भाई इतने तक की गलती होगी ना तो मैं मानूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। और टोलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का मतलब एक रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेविएशन। ऑडिटर बोल रहा है कि कंट्रोल में अगर 10% तक कमियां मिलती है, कंट्रोल अगर 10% तक कमी मिली ना तो मैं ये मानूंगा कि कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव, दैट्स ए कॉल्ड टोलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। उसके बाद सैंपल यूनिट सेलेक्ट करने के मेथड। पहला रैंडम सिलेक्शन, ये कब सूटेबल होती है? जब पॉपुलेशन होमोजीनियस सिमिलर रेंज के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो इंटायर पॉपुलेशन पर ऑडिटर रैंडम नंबर टेबल का यूज करके सैंपल सेलेक्ट कर सकता है। सेकेंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये एक सिस्टम फॉलो करते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सैंपल साइज, जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं इंटरवल, और उस इंटरवल का कांस्टेंट यूज करते हैं सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। जो फर्स्ट आइटम रहेगा वो विद इन द इंटरवल के अंदर रहेगा 50, लाइक एग्जांपल 50 है तो फर्स्ट 50 के अंदर रहेगा, जिसको हम हैपाजेटली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर रैंडम नंबर। मॉनेटरी यूनिट, यहां पर जो सैंपल साइज और सैंपल सिलेक्शन रहेगा बेस्ड ऑन द मॉनेटरी अमाउंट। हैपाजेट सिलेक्शन ये अनस्ट्रक्चर सैंपलिंग टेक्निक है जहां पर कोई स्ट्रक्चर फॉलो, सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। फिर भी ये अनस्ट्रक्चर है तो ऑडिटर जनरली यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर ऑडिटर यूज करना चाहे कर सकता है, लेकिन ऑडिटर को दो चीज करनी है, अवॉइड करना है अनकॉन्शियस बायसनेस को, कॉन्शियस बायसनेस को अवॉइड करना है। लाइक ऑलवेज वो ऐसा ना करे कि हमेशा फर्स्ट एंट्री को चेक करे, हमेशा लास्ट एंट्री को चेक करे, ऐसा ना करे। या हमेशा ऑडिटर ऐसा ना करे कि अवॉइड करे, फर्स्ट एंट्री को कभी चेक ना करे, ऐसा भी नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो ऑल सैंपलिंग यूनिट हैव इक्वल चांसेस ऑफ इट्स सिलेक्शन। ये टेक्निक तब सुटेबल नहीं होती जब ऑडिटर स्टैटिस्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करता है तो। और लास्ट इज द ब्लॉक सैंपलिंग, जिसमें ऑडिटर एक ब्लॉक के कंटीजिनियस आइटम को चेक करता है बिना कोई इंटरवल, बिना कोई गैप के। इस सैंपलिंग में भी सुटेबल तब नहीं होती है जब हो सकता है कि जो ब्लॉक के आइटम है एक साथ, लाइक 1 से 20 के वाउचर है, वो हो सकता है किस नेचर के हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हो, जबकि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के वाउचर अलग जगह मिल सकते थे। अब फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो ऑडिटर को हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हमारा सैंपल साइज हाई होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो भाइयों, सैंपलिंग का यूज ऑडिटर दो जगह करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय और टेस्ट ऑफ डिटेल करते समय। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा तो ऑडिटर डिसाइड करेगा सैंपल साइज इतना रखे वो कि वो सैंपलिंग रिस्क को अप्रोप्रिएट लो लेवल तक क्या कर सके, रिड्यूस। और कुछ फैक्टर हेल्प करेंगे। पहला फैक्टर है कि अगर ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करते समय ऑडिटर ने कंट्रोल को कंसीडर किया है, ऑडिटर को लगे हैं कंपनी में बहुत कंट्रोल है, रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल भी ज्यादा है, तो लॉजिकली है कंट्रोल की टेस्टिंग भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। दूसरा, ऑडिटर का टोलरेंस बहुत ज्यादा, ऑडिटर बोल रहा है 90% में डेविएशन बियर कर लूंगा, सैंपल साइज एकदम कम, एक सैंपल साइज भी रख सकता है। अगर टोलरेंस 0 है, बोलता है एक गलती बियर नहीं करूंगा, तो उसका सैंपल साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तीसरा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। लास्ट ईयर मुझे लगा कंट्रोल बहुत वीक निकले थे, तो इस साल भी लग रहा है कंट्रोल वीक होंगे, तो मुझे सैंपल साइज क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। और लास्ट इज अगर ऑडिटर को हाई लेवल का एश्योरेंस चाहिए कि उसका टोलरेंस जो उसने सेट किया है एक्चुअल उससे ज्यादा ना हो, तो ऑडिटर को ज्यादा सैंपल साइज रखना हो। टेस्ट ऑफ डिटेल, सेम पॉइंट है 4, कि रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, टोलरेंस ज्यादा है तो सैंपल साइज कम, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, और हाई एश्योरेंस चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा। फिफ्थ, अगर स्ट्रेटिफिकेशन मैंने कर लिया पॉपुलेशन का तो सैंपल साइज क्या रख सकता हूं, कब। और अगर मैं उसी असर्शन में अदर सब्सटेंसी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं तो सैंपल साइज को मैं कम रख सकता हूं। तो यहां पर अपना सैंपलिंग खत्म हो जाता है ऐसे 530। पहले 560 कवर कर रहा हूं सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में।
भाइयों, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पहले आपको कुछ एएस का नॉलेज जरूर रखना है। एएस फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जिसमें इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्जेस्टिंग और नॉन अर्जेस्टिंग इवेंट। अर्जेस्टिंग इवेंट को आपको बैलेंस शीट डेट में उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा उस इवेंट को। और नॉन अर्जेस्टिंग इवेंट को अकाउंट फॉर नहीं करना है, उसका डिस्क्लोजर देना है। अब डिस्क्लोजर के लिए भी दो लॉ है। अगर कंपनी एएस फॉलो कर रही है तो बोर्ड रिपोर्ट में जाता है डिस्क्लोजर, और अगर इंड एएस फॉलो कर रही है तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर देना होगा। इससे दो टाइप के क्वेश्चन मेनली आते हैं, तीन टाइप के। एक तो एएस से रिलेटेड क्वेश्चन की अर्जेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, वो आता है। दूसरा सब्सिक्वेंट इवेंट की ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, वो आता है। और तीसरा क्या क्या इंक्वायरी करेगा स्पेशल सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। ये तीन टाइप के मेनली क्वेश्चन इस ऐसे से आते हैं। सबसे पहले इस ऐसे में सब्सिक्वेंट इवेंट को तीन स्टेज में डिवाइड किया। पहला मेन स्टेज, बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक के बीच में जो इवेंट होगी वो। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, शेयर होल्डर को इशू करने से पहले। और तीसरा, आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू द शेयर होल्डर। ये मेन प्रोसीजर है, इसी से मेन क्वेश्चन आता है, जो क्योंकि वो ऑडिट के दौरान है, ऑडिट रिपोर्ट अभी इशू नहीं हुई है, उससे पहले अगर कोई इवेंट पता चलती है तो उसके बारे में। तो भाइयों, सबसे पहले बेसिक चीज की ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करे। क्या करे? और आइडेंटिफाई करने के बाद या तो उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, या तो वो डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अर्जेस्ट। जो रिक्वायरमेंट होगी एफआरएफ यानी एएस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट ने, इसके बारे में याद रखना, किसके बारे में एविडेंस लेना है, कंप्लीट, कि मैनेजमेंट ने सभी सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं, और अगर कर लिया है तो उसे अप्रोप्रिएटली या तो अर्जेस्ट या फिर किया है कि नहीं, उसके बारे में भी एविडेंस लेना है। मतलब दो चीजों आ रहे हैं, एक कंप्लीटनेस और एक ट्रीटमेंट के बारे में, दोनों के बारे में एविडेंस लेना है। और वो कैसे लेगा? तो पहला, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर लोगों से, कि भाई बताओ आपके यहाँ कौन कौन सी सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है। दूसरा, ऑडिटर मैनेजमेंट की प्रोसीजर अंडरस्टैंड करेगा, मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर बनाई है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। एग्जांपल मैंने दिया था कि मैनेजमेंट ने एक अलग से इंप्लॉई अपॉइंट करके रखा है, जो अप्रैल मई में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसको एक बार फिर से वो रिव्यू करता है देखने के लिए कि क्या वो बैलेंस शीट से कनेक्टेड ट्रांजेक्शन है क्या। ये प्रोसीजर हो गई मैनेजमेंट की। तीसरा, ऑडिटर मिनट्स को जरूर चेक करेगा, जो बैलेंस शीट डेट के बाद, लाइक अप्रैल मई में जो मीटिंग हुई होगी उसमें कोई डिसीजन लिया गया है क्या, बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड कोई डिसीजन। और फोर्थ इज द कि ऑडिटर इंटेरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने के बन गए होंगे क्वार्टरली, उसको एक बार रीड करेगा अगर बन गए हैं तो। और लास्ट इज द, अगर ऑडिटर को कोई नई इवेंट पता चल जाती है तो ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि वेदर मैनेजमेंट ने उस इवेंट को अप्रोप्रिएटली अर्जेस्ट और डिस्क्लोज किया है कि। और फाइनली ऑडिटर को एक WRL ले लेना है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ऑडिटर को लिख कर देगी कि हमने सभी सब्सिक्वेंट आपको डिस्क्लोज कर दिए हैं और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज कर दिया है। ये मेन प्रोसीजर है। अब क्वेश्चन जो आता है कि ऑडिटर क्या क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा, तो भाइयों इसको रटना नहीं है आपको, आपको बैलेंस शीट याद रखना है। बैलेंस शीट के लगभग पूरे आइटम इसमें है कि किस किस मैटर के बारे में ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, सब्सिक्वेंट इवेंट के कौन कौन से मैटर के बारे में ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, कैपिटल से स्टार्ट कर दो कि कंपनी ने कोई नए शेयर इशू किए हैं क्या, आईपीओ राइट इशू, कोई नया राइट इशू किया है क्या। बोरोइंग, क्या कंपनी ने कोई नया बोरोइंग किया है क्या, कमिटमेंट या गारंटी दी है क्या। फिर एसेट में आ जाओ कि क्या कंपनी की कोई एसेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर, या कंपनी ने नई एसेट खरीदने का प्लान किया है, कंपनी ने कोई अमालगमेशन मर्जर करने का कोई प्लान किया है क्या, इंक्वायरी करो। ऑडिटर देखेगा कि कोई इवेंट हुई है क्या विथ रिस्पेक्ट टू, जो एस्टीमेट से रिलेटेड है, जो एस्टीमेट अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया उसके बारे में कोई इवेंट हुई है क्या। ऑडिटर कोई इंक्वायरी करेगा कंटीजेंसी, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में कोई इवेंट हुई है क्या। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, कि क्या कोई एसेट जो बेचने के लिए रखी गई थी, क्या वो एसेट बिक गई है क्या अभी लेटेस्ट, इंक्वायरी करेगा।
ऑडिटर इंक्वायरी करेगा अगर उसको लग रहा है कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में डाउट लग रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कि गोइंग कंसर्न में कोई इवेंट हुई है बाद में और ऑडिटर को डाउट लग रहा है कि अब एंटिटी हो सकता है क्या ना रह पाए गोइंग, ये सभी मैटर में ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। अब सब्सिक्वेंट इवेंट में सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ऐसी इवेंट जो ऑडिटर को पता चला है ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू द थर्ड पार्टी, तो ये ऐसे बोलता है कि ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कुछ नहीं करना है। लेकिन हाउएवर बाद में ये बोलता है कि अगर वो फैक्ट पहले पता चल गया होता, मतलब वो इवेंट जो आज पता चली है ना, अगर वो कब पता चल गई होती, पहले पहले मतलब कब, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इट माइट अफेक्ट द अमेंड द ऑडिट ओपिनियन, मतलब इससे ऑडिट रिपोर्ट अमेंड हो जाती। तो इस केस में ऑडिटर, यानी बहुत बड़ी सब्सिक्वेंट इवेंट है, बहुत बड़ी, उससे बहुत चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो ऑडिटर अब क्या करेगा, यो डिस्कस करेगा वो मैटर किससे, मैं, फिर ऑडिटर अपना जजमेंट लगाएगा कि वाकई में उस इवेंट का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देना जरूरी है क्या, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करना जरूरी है क्या, और अगर है तो ऑडिटर मैनेजमेंट का इंटेंशन देखेगा कि मैनेजमेंट उस मैटर को कैसे एड्रेस, क्योंकि भाई वो मैटर दो ही तरह से एड्रेस होंगे, या तो उसका अकाउंटिंग हो गया, एडजस्टमेंट होगा, या फिर उसका क्या होगा, डिस्क्लोजर। तो ऑडिटर मैनेजमेंट का इंटेंशन, मैनेजमेंट उस मैटर को कैसे एड्रेस कर रही है, मैनेजमेंट क्या उसका एंट्री पास कर रही है क्या बुक्स में, या फिर उसको केवल डिस्क्लोज कर रही है फाइनेंशियल, ये देखेगा ऑडिट। और फाइनली दो एरो निकलेंगे, मैनेजमेंट एग्री अमेंड करने के लिए, मैनेजमेंट एग्री नहीं है, अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं है तो मैं पुरानी रिपोर्ट फाड़ दूंगा और नई रिपोर्ट मॉडिफाई करके इशू कर दूं, प्रोवाइडेड मैंने मेरी रिपोर्ट अभी तक थर्ड पार्टी को इशू, और अगर हो गई है तो अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस एक है, अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर। और अगर मैनेजमेंट एग्री अमेंड करने के लिए तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, तो हम भी रेडी रहेंगे नई ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए। और उसमें दो चीज थी, या तो मैं ऑडिट प्रोसीजर नई डेट तक परफॉर्म करूंगा, या फिर मैं ऑडिट प्रोसीजर रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा टू द ओनली द सब्सिक्वेंट इवेंट। और तीसरा केस भी सेम है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद ऑडिटर को कोई फैक्ट पता चलता है तो सेम कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन अगर पहले पता चल गया होता उसकी वजह से रिपोर्ट इफेक्ट हो सकती थी, ऑडिटर डिस्कस करेगा, देखेगा कि जज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करना जरूरी है क्या, अगर है तो ऑडिटर देखेगा मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस, अगर मैनेजमेंट एग्री अमेंड करने के लिए तो ठीक है हम नई रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन मैनेजमेंट एक्शन लेगी, मैनेजमेंट पहले यूजर को बताएगी, शेयर होल्डर को, कि ये रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं है तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट रिलायबल नहीं। 570 very very important standard going concern। भाइयों गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती है, जर्नल पर्पज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा इस बेसिस पर बनाए जाते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है अभी प्रेजेंट, और फोर्सिबल फ्यूचर में भी वो क्या रहेगी गोइंग कंसर्न, और फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम से कम 1 साल बैलेंस शीट डेट से। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो कंपनी अपने एसेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगी उस वैल्यू पर जो कंपनी को लग रहा है कि हम फ्यूचर में क्या कर लेंगे, रिलाइज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो कंपनी को अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे लिक्विडेशन बेसिस पर, किस बेसिस पर, लिक्विडेशन, मतलब आज उसकी करंट वैल्यू क्या है उस बेसिस पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि नहीं है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बारे में वो एक असेसमेंट करे, क्या करे, असेसमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट फ्यूचर के फोरकास्ट बनाएगी, आज की कंडीशन को देखते हुए, आज जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फ्यूचर के क्या बनाएगी, फोरकास्ट, फ्यूचर के पीएल अकाउंट, फ्यूचर के कैश फ्लो स्टेटमेंट और फ्यूचर के प्लान।
जिससे मैनेजमेंट ये प्रूफ कर सके कि हम इस प्लान के बेसिस पर ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम क्या रहेंगे गोइंग। ऑडिटर को वही असेसमेंट चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है उस बेसिस पर क्या लग रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं। और ऑडिटर को अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर कि उसके सामने कोई ऐसी इवेंट और कंडीशन आ सकती विच कॉज द सिग्निफिकेंट डाउट रिगार्डिंग द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। सच इवेंट और कंडीशन आर कॉल्ड द इंडिकेटर। और सच इंडिकेटर में बी द थ्री टाइप, फर्स्ट इज द फाइनेंशियल, दूसरा ऑपरेटिंग और तीसरा अदर इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर में 10-12 इंडिकेटर दिए गए, लाइक कंपनी की नेट लायबिलिटी पोजीशन हो गई है या नेट करेंट लायबिलिटी पोजीशन। दूसरा इंडिकेटर कंपनी के जो फिक्स टर्म बोरोइंग है वो अप्रोचिंग फॉर मैच्योरिंग विथ नो प्रोस्पेक्टस ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट। एक्सेस रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म एसेट्स। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो हो गया है। विड्रॉल फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर, लोगों ने लोन देना बंद कर दिया है। इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, कंपनी अपने सप्लायर को पे नहीं कर पा रही है ड्यू डेट में। एरियर और डिसकंटिन्यूशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देना बंद कर दी है। और सिग्निफिकेंट कंपनी को ऑपरेटिंग लॉस हो रहे हैं बिजनेस से, या फिर कंपनी का कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो निगेटिव आ रहा है बार बार हर साल। और ब्रीच ऑफ द लोन और डिवेंचर एग्रीमेंट का ब्रीच कर रही है कंपनी। और क्रेडिट्स परचेज कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन डिलीवरी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल इंडिकेटर। Second operating indicator, management intention to liquidate or cease the operation of the company in future. Second is the loss of key managerial person with no replacement. तीसरा, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, मेजर कस्टमर, मेजर जो फ्रेंचाइजी लाइसेंस, ये सभी। फोर्थ इज द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाई। फिफ्थ इज द लेबर डिफिकल्टी और लास्ट इज द इमरजेंस ऑफ द हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर एंड अदर इंडिकेटर like significant non-compliance of capital or other statutory legal requirement. Second is the litigation claim pending against the company if result successful, resulting into claim which the company unable to satisfy. तीसरा, change in the significant law or government policy which adversely affect the business of the company. And the fourth one is the major catastrophe, uninsured or underinsured catastrophe when they occur. अगर ऑडिटर को ये सभी इवेंट मिल जाती है तो अब ऑडिटर को थोड़ा सा टेंशन बढ़ाना पड़ेगा, ऑडिटर को ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेगा। तो ऑडिटर को अगर ये इवेंट मिल जाती है तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर क्या उन इवेंट और कंडीशन में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर। और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए वाकई में उस इवेंट में अनसर्टेनिटी है कि नहीं है। पहला, ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा टू मेक द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट येट मेड द असेसमेंट। Second, auditor shall evaluate the management future plan and the evaluate whether such future plan likely to improve the current situation and feasibility of these plan. Third is the auditor shall evaluate the reliability of the cash flow forecast. जो मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर किया वो रिलायबल है कि नहीं है, जो उसमें एजम्पशन ली गई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एंड द फोर्थ इज द ऑडिटर शेल कंसीडर एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट। और लास्ट वन इज द कि ऑडिटर शेल ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द अबाउट द फ्यूचर प्लान एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के, लाइक पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑडिटर एनालाइज और डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से फ्यूचर फोरकास्ट कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में। ऑडिटर एनालाइज करेगा डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से इंटेरिम फाइनेंशियल जो लेटेस्ट बने होंगे। ऑडिटर मैनेजमेंट की मिनट्स बुक को जरूर चेक करेगा कि क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टी के बारे में कोई डिसीजन लिया गया है क्या। ये सभी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिट। अब रिपोर्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
रिपोर्टिंग के बारे में मेन 3 केस है। ऑडिटर ने कंक्लूड कर लिया है कि एंटिटी आर नॉट ए गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट अप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट मतलब एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, कंक्लूड कर लिया, ऑडिटर को एविडेंस मिल गए हैं। इसमें 2 केस बताया था। पहला, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मानते हुए बनाए हैं कि हम क्या रहेंगे, गोइंग। और दूसरा, मैनेजमेंट भी बोल रही है, रेडी है कि हाँ भैया हम तो मान रहे हैं कि हम क्या रहेंगे, लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैनेजमेंट यहां पर है तो सिंपल सा भाई, सीधा मैं कौन सी रिपोर्ट देकर आऊंगा एडवर्स। एकदम मैनेजमेंट गलत है भाई, आप बोल रहे हो गोइंग कंसर्न हो जबकि हमको एविडेंस मिल गए कि आप क्या नहीं रहोगे। दूसरा, अगर मैनेजमेंट ने लिक्विडेशन बेसिस पर अकाउंटिंग की है तो मैनेजमेंट सही है, हम भी सही है, यानी ऑडिटर रिपोर्ट तो यही देनी पड़ेगी, कौन सी, अनमोल। लेकिन ऑडिटर को, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिटेल डिस्क्लोजर किया होगा इस इस अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया होगा, ऑडिटर उस डिस्क्लोजर का रेफरेंस देगा कहां पर, रेफर करेगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, गोइंग कंसर्न ऑडिटर को लग रहा है अप्रोप्रिएट तो है, बट देयर इज ए मटेरियल अनसर्ट, यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान रखना, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू, अभी भी अनसर्टेनिटी है। तो इसमें 2 केस, मैनेजमेंट ने अगर उस अनसर्टेनिटी को अप्रोप्रिएटली क्या कर दिया है, डिस्क्लोज, मैनेजमेंट ने खुद बता दिया कि हाँ भैया हम गोइंग कंसर्न तो हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इस इवेंट पर डिपेंड है, अगर ये इवेंट होगी तो रहेंगे, अगर ये इवेंट नहीं हुई तो हम गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे। या फिर मैनेजमेंट छुपा रही है, नहीं बता रही है, नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेट। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया तो ऑडिटर अनमोड, क्योंकि मैनेजमेंट भी बता रही है तो भाई ऑडिटर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। और ऑडिटर एक अलग से सेपरेट सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करेगा जिसका नाम रहेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी इन द गोइंग कंसर्न, और इसमें रिफर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट नंबर का जहां पर उस अनसर्टेनिटी को मैनेजमेंट ने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है। अगर नहीं किया गया है, क्या नहीं, अनसर्टेनिटी को मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज, तो ऑडिटर को रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाई। और बेसिस ऑफ क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन, जो बेसिस आएगा, ये ओपिनियन पैरा हो गया जिसमें मॉडिफाई कर रहा है, इसके नीचे कौन सा पैरा आता है, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैरा। और इस पैराग्राफ में बताएगा कि एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने, कंपनी में इवेंट कंडीशन मिले हैं और मैनेजमेंट ने उस इवेंट कंडीशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, उसमें अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, ये रेफरेंस देगा। और तीसरा भाइयों, कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं कर रही है, मतलब ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस की एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी कि, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भैया हम असेसमेंट नहीं करेंगे, तो ऑडिटर भी आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में जनरली रिपोर्ट डिस्क्लेमर जाएगी। तो ये मेन कंसेप्ट था ऐसे 570 का। 580 छोटा सा है, 2 मिनट में खत्म होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WRL, मैंने बताया था WRL की मीनिंग, और पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। WRL मींस ए रिटर्न स्टेटमेंट, एक रिटर्न स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया, बाय मैनेजमेंट और TCWG, किसको दिया गया है, टू ऑडिटर, किस मैटर, 2 मैटर, यही 2 मैटर मेन है, टू गिव कंफर्मेशन अबाउट द सर्टेन मैटर एंड टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ये तो माना जाता है, ये है एविडेंस है, रिटर्न रिप्रेजेंट इज द टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस बट इट नॉट रिकॉग्नाइज एज ए, इसे ये नहीं माना जाता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। देयरफॉर द फैक्ट दैट कि मैनेजमेंट ने बहुत रिलायबल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, WRL बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसे लायक है, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस विच द ऑडिटर माइट बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द, यानी ऑडिटर को अपना काम तो करना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना पड़ेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन केवल अदर एविडेंस को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जनरली हम
मैनेजमेंट से लेते हैं, टीसीडब्ल्यूजी से लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में मैनेजमेंट। हो सकता है कि कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास हो, तो इनसे भी लेना पड़ सकता है। किससे? सीईओ और सीएफ। तो जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उससे हमको लेना है डब्ल्यूआरएल की डेट क्या होनी चाहिए? तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट। इट शुड नॉट बी एनी केस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट। एंड सेकंड इज द कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में किस पीरियड का लेंगे और किस मैटर के बारे में। तो हम मैटर तो वही रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम मतलब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स, हर आइटम, डिस्क्लोजर, सभी के बारे में। एंड कितने पीरियड का लेंगे भाई? वो जितना पीरियड कहां पर रिफर किया गया है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट और इसका डिटेल बताया था मैं। ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की होती है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर और एक कंपैरेटिव। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या मैटर इंक्लूड होते हैं? पहला, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट लिख कर देगी कि भैया हम रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट लिख कर देगी हम कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मैनेजमेंट लिख कर देगी कि हम रिस्पॉन्सिबल थे, आपको सभी इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज कर दी है। और मैनेजमेंट लिख कर देगी कि हमने जितने भी कंपनी में ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको कंपनी की बुक्स में क्या किया है रिकॉर्ड, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट, की मैनेजमेंट लिख कर देगी। और अदर ऐसे जो रिक्वायर करते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे में पढ़ के आए हैं जिसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है। लाइक अभी अपन पढ़ के आए ऐसे 560, ऐसे 501, हर ऐसे में लिखा है कि ऑडिटर को डब्ल्यूआरएल ले लेना है। और लास्ट अदर मैटर जो ऑडिटर को लगता है जरूरी है, तो उस मैटर में भी ऑडिटर डब्ल्यूआरएल ले सकता है। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट से मैंने डब्ल्यूआरएल मांगा, मैनेजमेंट ने नहीं प्रोवाइड किया, रिक्वेस्टेड डब्ल्यूआरएल नॉट प्रोवाइडेड। बहुत बड़ी बात हो गई भाई कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नहीं मान रही है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब ऑडिटर सबसे पहले डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा क्यों नहीं दे रहे हो। दूसरा, ऑडिटर री इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी और एथिकल वैल्यू। और फाइनली ऑडिटर इम्पैक्ट देखेगा उसका, अगर उसको डाउट लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखेगा ऑन द ऑडिट में। और फाइनली अगर ऑडिटर को लगता है कि देना चाहिए तो डिस्क्लेमर दे देगा। और अगर डब्ल्यूआरएल तो दिए हैं, इसमें दो केस, डब्ल्यूआरएल डाउट लग रहा है रिलायबिलिटी पर, या डब्ल्यूआरएल इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब अदर ऑडिट एविडेंस, अदर एविडेंस से क्या लग रहे हैं, इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंस। डाउट लग रहा है तो ऑडिटर को फिर से वही रीवैल्यूट करना है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी। और अगर फाइनली डाउट लग रहा है तो क्या दे दो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपी। दैट्स ए 580। और एक केस स्टडी बताया था भाइयों कि मैंने आपको लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑडिट कर रहे हैं 2021 का मान लीजिए, और 2021 में मैनेजमेंट XYZ थी, लेकिन जब ऑडिट करने गए तो मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गई, नई मैनेजमेंट आ गई PQR। अब हम इससे रिक्वेस्ट, क्योंकि करेंट मैनेजमेंट तो ये है, हम इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं WRL दे दो। ये बोलती भैया हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, हम साल भर थे ही नहीं, हमको तो खुद पता नहीं कंपनी में क्या क्या है, क्या क्या हुआ है। तो नहीं भाई, इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, करेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑडिटर को तो उन्हीं से लेना है रिटर्न रिपोर्ट। अब अपना 550 आता है, रिलेटेड पार्टी। नॉर्मली रेलिवेंट एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी डिफाइन कर दी जाती, लाइक इंडिया में AS 18 में डिटेल में डिफाइन किया गया है रिलेटेड पार्टी को, कंपनी लॉ में डिफाइन किया गया है रिलेटेड पार्टी। अगर एफआरएफ में नहीं डिफाइन किया गया है, या मिनिमल बहुत कम डिफाइन किया गया ना के बराबर, तो इस ऐसे में डिफाइन किया गया है रिलेटेड पार्टी की मीनिंग। इसमें यह बोला गया कि एक एंटिटी या एक इंडिविजुअल पर्सन को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा अगर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या इसका कंट्रोल है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी पर, कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% या उससे अधिक, 50% से अधिक कंट्रोल है, तो ये माना जाएगा कि वो एंटिटी और वो पर्सन कंपनी का क्या है, रिलेटेड। और जस्ट उल्टा, रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर उस एंटिटी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, तो ये माना जाएगा कि वो एंटिटी हमारी क्या है, रिलेटेड।
और अगर रिपोर्टिंग एंटिटी और अदर एंटिटी दोनों में अगर कॉमन क्या है, ऑनरशिप, दोनों के ऑनर क्या है, सेम, या ऑनर आर द क्लोज फैमिली मेंबर, मतलब यहाँ का फादर यहाँ का ऑनर है और यहाँ उसका सन ऑनर है इस कंपनी का। और तीसरा कि कॉमन की मैनेजमेंट, यहाँ का एमडी एक्स है, यहाँ का भी एमडी कौन है, X। तो इन दोनों को रिलेटेड पार्टी माना। नॉर्मली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रीजन हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन हो सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हुए हो और नॉट इन द नॉर्मल मार्केट टर्म्स में ना हुए हो, ये रीजन हो सकता है रिस्क होने का। इसलिए ऑडिटर को यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अलग से परफॉर्म करनी है और ऑडिटर को अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर कि वाइल इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हो सकता है कि उसके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा एग्रीमेंट सामने पता चल जाए विच 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 इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन विच द मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों, ये लैंग्वेज को एकदम माइंड में सेट करना है आपको, है ना, कि ऑडिटर को अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर की हो सकता है कि उसके सामने जब वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को चेक कर रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंडिकेट करे एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड डिस्क्लोज टू द ऑडिट। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर इंस्पेक्शन कर लेने चाहिए, इससे 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर के दौरान जो कंफर्मेशन लिए होंगे उससे ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में अलग से डिस्क्लोजर होता है मिनट्स में। नेक्स्ट सच अदर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में क्या क्या है, एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी बॉडी, शेयर होल्डर रजिस्टर जरूर चेक कर लेना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेना चाहिए, एंटिटी का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक कर लेना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ केएमपी और टीसीडब्ल्यूजी हुआ है ये चेक कर लेना चाहिए, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए हैं, स्पेसिफिक इनवॉइस कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द एंटिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये सभी चीज चेक कर लेना चाहिए। इससे ऑडिटर को क्लू मिल सकता है, एक इंडिकेशन मिल सकता है, एक ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी या डिस्क्लोज नहीं किया था। सेकंड क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए नहीं है, जो रूटीन नेचर के नहीं है, अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, उसे बोलते हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ। और नॉर्मली जनरली 90% अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना तो जरूर उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं कौन, 90% के, 10% ऐसे होगा जो नॉन रिलेटेड। तो ऑडिटर को जब भी अगर ऐसे ट्रांजेक्शन मिलते हैं जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए हैं तो ऑडिटर को जरूर उस ट्रांजेक्शन की डिटेल, पूरा एग्रीमेंट, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, ये देखने के लिए कि क्या उसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है क्या। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, लाइक कंपनी ने लैंड देकर इक्विटी शेयर इशू किए। सेकेंड, कंपनी ऐसी एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है आउटसाइड फॉरेन में जहां पर लॉ बहुत वीक है, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स लॉ। कंपनी नो एक्सचेंज कंसीडरेशन पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट इज द अनयूजुअल हाई डिस्काउंट दे रही है पर्टिकुलर एक पर्सन को, सर्कुलर ट्रांजेक्शन, सेल और रीपर्चेज एग्रीमेंट, और ट्रांजेक्शन जिसकी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने से पहले क्या कर दी गई है, चेक। बस भाइयों अब टाइम खत्म हो रहा है तो 540 बस अपना पेंडिंग रहेगा, उसके बाद अपने लगभग ये पूरे स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो क्लास को अब खत्म करते हैं, बाकी नहीं सच में करते।